गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चलता रहा था मानव संसाधन का। मानव संसाधन में हमने अब तक पढ़ा कि मानवीय संसाधन क्या होता है, जनसंख्या का वितरण कैसे है, जनसंख्या के प्रभावित वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे थे, कल हमने शुरू किया था अपना जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, और आपको मैंने बताया था कि किसी भी निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, यानी कल मान लीजिए पिछले साल हम 1,20,00,000 थे और इस वर्ष हम 1,25,00,000 हो गए, तो जो ये 20 और 25 का 5 लाख का जो परिवर्तन है, इसको कहते हैं हम जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या कभी स्थिर नहीं रहती है और ये निरंतरता से इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका पीछे कारण था कि बच्चे तो तब भी जन्मते थे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनकी शीघ्रता से मृत्यु, यानी जन्म दर और मृत्यु दर जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी। तो क्या होता था, जितने बच्चे पैदा होते थे उतने मर जाते थे, तो जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम थी, है ना। भोजन को आवश्यकताओं के अनुसार नहीं मिलता था, उत्पादन नहीं हो पाते थे, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम थी। लेकिन 1804 के बाद हमारी जनसंख्या में 150 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आया और जनसंख्या 3 अरब के ऊपर पहुंच गई। ठीक है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण, एक प्रश्न भी बनेगा यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो ये प्रश्न का उत्तर आप अंडरलाइन भी करें यहाँ पर। इस वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण जो हमारी मृत्यु दर थी वो कम हो गई थी, और यही कारण था कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। जन्मों को सामान्यतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर यानी जन्म होने वालों की दर। जन्म दर का होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है जन्म दर। तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, जन्म दर क्या होती है, तो आप लिखेंगे जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, दूसरा होता है मृत्यु दर, ये भी ऐसे ही होती है, 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है मृत्यु दर को। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनता है प्रवास किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी कितने आ रहे हैं और कितना जा रहे हैं। फिर पढ़ते हैं आगे, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सभी अंडरलाइन करें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बच्चों, हम वो देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 500 ईस्वा पूर्व 100 मिलियन, उसके बाद में देखिए 170 मिलियन, फिर देखिए बढ़ती जा रही है 1000 में 265 मिलियन, फिर 1500 में 425 मिलियन, और 2025 के अंदर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 8525 मिलियन जनसंख्या पूरे विश्व की हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए 1950 से 1974 के बीच के अंदर हमने 1500 मिलियन हम बढ़ गए। फिर वृद्धि दर देखिए और बढ़ गई, 74 से लेके 99 के अंदर हम 4000 मिलियन से 6000 मिलियन हो गए, और 99 से 25 तक हम 8525 हो जाएंगे। ये जन्म की दर यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बताई गई है। साथ ही साथ जनसंख्या का संतुलन यहाँ पर बताया गया है कि जनसंख्या की वृद्धि कब होती है, जनसंख्या में कमी कब होती है, जनसंख्या स्थिर कब रहती है। तो सबसे पहला जो चित्र येलो कलर में दिया गया है, अगर मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होगी, यानी पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज़्यादा होगी, तो जनसंख्या की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी हम पैदा तो हुए 10 और मरे मान लो 8 ही, तो हमारी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, तो ये होती है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, दूसरा जो चित्र दिया गया है पिंक कलर के अंदर, वो है जनसंख्या स्थिरता, कि जितने हम पैदा होते हैं, जन्म दर जितनी है उतनी ही अगर मृत्यु दर है, तो क्या कहेंगे, जनसंख्या स्थिर है। तीसरा है जनसंख्या में कमी होना, अगर मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जनसंख्या की मात्रा कम हो जाएगी। जनसंख्या का संतुलन इसमें इस प्रकार से दिखाया गया है। अब जो आ रहा है वो है जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है,
प्रवास का एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर जाते हैं और आप्रवासी लोग वे होते हैं जो देश में आते हैं। तो उत्प्रवासी और आवासी क्या होते हैं, आप्रवासी क्या होते हैं? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर जाते हैं और अप्रवासी लोग वे होते हैं जो देश के अंदर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या कमी को अनुभव किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रकृति ये है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों यानी कमाई को खोजते हुए कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर जाने लगे हैं। देशों के अंतर बड़ी संख्या में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोग जाते हैं। यानी अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो कहते हैं ना, पहले भारत के अंदर 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी, लेकिन गाँवों के अंदर आर्थिक कारण कम होने के कारण, रोजगार के अवसर न होने के कारण, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास होने के कारण, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण उन्हें अपने रोजगार के लिए अपनी आय को वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। और दूसरी कुछ आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस दृष्टि से भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा डेवलपमेंट न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर की ओर आकर्षित होने लगे। और यही कारण है कि आज हमारे शहर है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और जनसंख्या वाले हो गए और ग्रामीण क्षेत्र खाली होते नजर आ रहे हैं। इसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी किसी भी देश के विकास के लिए सही राह नहीं होती है। तो बच्चों, आपका जो सिलेबस है उसमें इस लेसन में यहीं तक हमको पढ़ना है और इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं जो पीछे आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, मैं आज आपको वो भी करवा देती हूँ। आप एक बार देख लें। इसमें लिखा है लोगों को संसाधन क्यों माना गया है। तो लोगों को संसाधन क्यों माना गया है? महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं योग्यताओं से जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि मानव को क्या माना गया है? संसाधन माना गया है। और मानव ही एक ऐसा संसाधन है जिसके पास मस्तिष्क होता है जिससे वह हर प्राकृतिक चीज को अपने लिए उपयोगी बना सकता है। फिर दूसरा प्रश्न आपका जो किताब का है वो विश्व में जनसंख्या का समान वितरण क्यों होता है। जनसंख्या का समान वितरण होने का कारण है कि जनसंख्या जो है उसका फैलाव हर जगह एक सन नहीं है, क्योंकि हमें जो आवश्यक मूलभूत चीज़ें चाहिए वह हर स्थान पर समान नहीं होती है। और यही कारण होता है कि हम एक जगह पर एक समान लोग नहीं रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको यहाँ पे किताब में मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो भी आप देखें। उसका प्रश्न बनता है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारकों, हमने आपको भौगोलिक कारक और दूसरा हमने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक पढ़ाए हैं। उसका उत्तर आप उसमें से देखकर लिखें, ठीक है। अब आपके आते हैं तीन कारक, वे कौन से? अब देखिए, चिन्हित करने हैं आपको एबेसेड क ख ग में से आपको उसमें भी उत्तर देने हैं। जनसंख्या वितरण शब्द से तात्पर्य क्या है? जनसंख्या वितरण से तात्पर्य, इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। उसका मतलब होता है जनसंख्या प्रतिरूप से लिखा हुआ किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये नहीं है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों के संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में, या फिर किसी दिए गए क्षेत्र के लोग किस रूप से वितरित हैं, ये गए आपका सही होगा। तीन कारक कौन से हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन करते हैं? वो तीन कारक है जन्म, मृत्यु, विवाह, ये गलत है। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये गलत है। जन्म, मृत्यु और प्रवास ये जनसंख्या में परिवर्तन करते हैं, आपका ख सही होगा। 1999 में 99 में आपकी जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं, आप लोग अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाएं। आज अपने अपनी पुस्तक